नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के इस सीरीज में आज का विषय है मोबाइल फ़ोन और मोबाइल फ़ोन के जनरेशन। संभवतः मोबाइल फ़ोन और मोबाइल फ़ोन के जनरेशन का ये फर्स्ट पार्ट होगा और इसके बाद जो अगला पार्ट आएगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि मोबाइल फ़ोन और मोबाइल फ़ोन के पीढ़ियों के बारे में जो भी फैक्ट और कंसेप्ट है दोनों आपको अच्छे से समझा दिया जाए। हाँ, एक बात और कि रिमाइंड आईएएस के यूट्यूब चैनल पर कुछ समय पहले हमने एक और सीरीज़ शुरू किया था। मध्य प्रदेश का एमपीपीएससी का जो नया सिलेबस आया है और जो पहले 2019 या उसके पहले सिलेबस था, उन सिलेबस के हर एक पेपर का हम प्री मेंस, नए वाले का प्री मेंस का कनेक्शन क्या है और फिर नए वाले का प्री और मेंस का कनेक्शन पुराने वाले पेपर से क्या है, कितना बदला है, कितना नहीं बदला है, ऐसा एक सीरीज़ हम चला रहे थे जो अभी काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो बहुत जल्दी आपको वो सीरीज़ भी मिलने लगेगी। उसमें भी हम लोग अभी जो सब्जेक्ट की बात कर चुके हैं उन सब्जेक्ट के अलावा बाकी जो पेपर्स और सब्जेक्ट बचे हैं उनकी डिटेल में बात करेंगे कि क्या बदला है, क्या नहीं बदला है और क्या इसमें कैसे पढ़ा जाना चाहिए हमको। इस तरीके से उसमें हम लोग कुछ अप्रोच बनाते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और आज का लेक्चर शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चनों से, कुछ प्रश्नों से आज का लेक्चर शुरू करते हैं और फिर अपने टॉपिक पे जाएंगे। जो टॉपिक क्या है? मोबाइल फ़ोन और मोबाइल फ़ोन के जनरेशन्स। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन वही हैं जो पहले हम पढ़ चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने देखा कुछ पीएससी में आए हुए हैं, अलग राज्य की पीएससीओ में आए हुए हैं, तो हम देखते हैं कि इसका आंसर हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करेंगे सबसे पहले लास्ट वाले क्वेश्चन से। जो लास्ट में 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया है, 1, 2, 3। तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये आया है यूपीएससी प्री। इस क्वेश्चन को यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी प्री 2011 में आप देखेंगे आया है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है, क्यों? देखिए, मैंने इसलिए पढ़ाते समय मैंने कंसेप्ट आपको पढ़ाने का कोशिश किया कि कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आसानी से आप चीज़ों को समझा सकते हैं। अब ये बोल रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है, क्यों? और ऑप्शन क्या दे रहा है? यूपीएससी आपको पता है कि अधिकतम क्वेश्चन में उसके कूट आते हैं। वो डायरेक्ट ABCD करके डायरेक्ट कथन नहीं देती है, बल्कि वो कूट बना के क्वेश्चन पूछती है। और उम्मीद करते हैं कि एमपीपीएससी भी आने वाले कुछ वर्षों में आपको इस पर शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि धीरे धीरे अन्य पीएससी भी कूट वाले क्वेश्चनों का काफ़ी अब प्रयोग करने लगी हैं। तो क्या बोल रहा है? ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को पृथ्वी की तरफ परावर्तित कर देती है। अब देखिए कंसेप्ट हम समझे हैं तो क्या होगा? ओजोन की उपस्थिति। अब जाके वो लेक्चर देखिएगा कि मैंने बोला था कि ओजोन परत जो है वो क्या हमने वहाँ पे बोला था कि 65 से 75 तक ही आयन मंडल शुरू हो जाता है, मतलब 65 से उसमें बताया हूँ मैं आपको। तो हमको पता है कि ओजोन परत जो रहती है लगभग 30 से 50 पे होती है और ये मैंने आपको पढ़ाया है कि समताप मंडल में ही 30 से 50 के बीच में ओजोन परत रहती है। तो एक तो थोड़ा सा लॉजिक यहाँ आप लगा लेंगे कि आयन मंडल 65 से शुरू होता है, तो हम लगभग 30 से 50 तक ओजोन परत की लेयर देखते हैं। ये भी एकदम फिक्स नहीं है, लेकिन आपका आइडिया काम कर जाएगा। अच्छा, दूसरा आप ये देखिए कि ओजोन की उपस्थिति
मैंने आपको पढ़ाया था कि ओजोन की उपस्थिति से थोड़ी नहीं जो संकेत हम भेजते हैं सिग्नल वो परावर्तित होते हैं, वो तो आयनों के कारण होते हैं ना। हमने बताया था कि पराबैंगनी किरणें और जो किरणें सूर्य की आती हैं वो वायु में मौजूद जो गैसें हैं उनके अणुओं को आयनित कर देती है। तो उन आयन के कारण परावर्तन होता है, हमारे जो संकेत सिग्नल यहाँ से भेजते हैं उनका, न कि ओजोन परत के कारण। तो ये बात तो क्लियर है कि ओजोन परत बोला है इसका हमें कोई मतलब नहीं है। ओजोन की उपस्थिति में रेडियो तरंगों को पृथ्वी की तरफ परावर्तित कर देती है, ये कथन गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा क्या बोल रहा है वो कि रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य अति दीर्घ होती है। रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य अति दीर्घ होती है। अब देखिए, इसलिए मैं आपको पढ़ाते समय, आप भी समझेंगे इस बात को कि पढ़ाते समय केवल आपको रटने वाला फैक्ट लूसेंट जैसा बताया जाए तो पढ़ना मतलब कोचिंग के या टीचर के माध्यम से पढ़ना और सेल्फ पढ़ना बराबर हो जाएगा। अब इस कंसेप्ट को कैसे आप अच्छे से बना सकते हो, देखो यहाँ पे क्या अति दीर्घ जो दिया है ना, अगर रटे हुए हैं नहीं समझे हुए हैं तो हम क्या बोलेंगे कि यार मॉड्यूलेशन जो होता है उस मॉड्यूलेशन में तो निम्न आवृत्ति की तरंगों को उच्च आवृत्ति की तरंगों में मिलाया जाता है, और हमको ये पता है कि रेडियो तरंगों के माध्यम से संचार होता है। तो इस बेसिक पे लॉजिक लगाएंगे जो लोग सही से नहीं पढ़े हैं कि हाँ यार रेडियो तरंगों की आवृत्ति तो ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो मॉड्यूलेशन में उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपको ये बात पता है, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो उस लेक्चर को जाकर देखिएगा कि मैंने आपको बताया था कि जो हम बोलते हैं, हमारी जो आवाज़ है उसकी आवृत्ति कितनी है, 300 किलो हर्ट्ज से 3100 किलो हर्ट्ज तक। ये बहुत कम आवृत्ति है। लेकिन मैंने आपको यहाँ रेडियो तरंग जो बताया था कि रेडियो तरंगों की आवृत्ति 10⁶ से 10�8 तक होती है। 10⁶ से 10�8 तक होती है। अब देखिए 10⁶ मतलब क्या, तो आपको 1 के आगे 6 जीरो लगाना है, और 10�8 मतलब 1 के आगे 8 जीरो लगाना है। इतना हर्ट्ज होती हैं, तो बहुत ज़्यादा हो गई ना ये तो आवृत्ति तो ज़्यादा हो गई। यहाँ पे किससे ज़्यादा हो गई, जो हम बोल रहे हैं इससे इसकी आवृत्ति ज़्यादा है, और इसलिए मॉड्यूलेशन में इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप तरंग दैर्ध्य देखेंगे तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा यहाँ लिख के बता देता हूँ, जिससे कि आपको एक बार याद भी आ जाएगा कि हमने क्या किया था। याद करिए कि दृश्य स्पेक्ट्रम लिया था ना, यहाँ जाके उस लेक्चर को और अच्छे से आप समझ लीजिएगा। दृश्य स्पेक्ट्रम लिया था, इसके नीचे मैंने क्या लिया था, पराबैंगनी। याद करिए, पराबैंगनी के नीचे क्या लिया था, एक्स किरणें, और एक्स किरणों के नीचे क्या लिया था, गामा किरणें। ठीक है। और इसके ऊपर क्या लिया था मैं, अवरक्त। अवरक्त के ऊपर क्या लिया था बताइए, हम लघु रेडियो तरंग बोल सकते हैं, लघु रेडियो तरंग बोल लो आप। और मैंने बोला था कि लघु रेडियो तरंग को बहुत से लोग सूक्ष्म तरंग भी बोलते हैं, तो आप सूक्ष्म तरंग भी बोल लीजिए। और इसके ऊपर सबसे ऊपर कौन सा था, तो रेडियो तरंग था, रेडियो तरंग या दीर्घ रेडियो तरंग था। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर से नीचे आएंगे, याद करिए ऊपर से नीचे आएंगे तो आवृत्ति बढ़ेगी, ऊपर से नीचे आएंगे तो आवृत्ति बढ़ेगी और तरंग दैर्ध्य क्या होगा, घटेगा। उल्टा होता है, आपको पता है, आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य घटेगा, तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा आवृत्ति घटेगी, दोनों में उल्टा संबंध है। सब मैंने समझा दिया है पहले। मेरा मानना है कि जो आप कंसेप्ट पढ़े हैं अगर उसको समझ लिए होंगे तो जैसे मैं यहाँ लॉजिक लगा के आंसर निकाल रहा हूँ वैसे तुरंत आप भी लॉजिक लगा के आंसर निकाल सकते हैं, अगर रटे नहीं हैं तब भी। तो देखिए क्या हो गया, अब ऊपर जाएंगे तो क्या बढ़ेगा बताइए, ऊपर अगर ऐसे जाएंगे, इधर से नीचे आ रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, आवृत्ति बढ़ रही है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। और ऊपर जा रहे हैं तो क्या बढ़ेगा, तरंग दैर्ध्य। अब क्लियर है कि सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी होगी, गामा किरण की, और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य क्या होगा, रेडियो तरंग का। इसको दीर्घ रेडियो तरंग भी बोलते हैं, उसने केवल रेडियो तरंग बोला है। तो ये रेडियो तरंग दोनों लेंगे तब भी इसका तरंग दैर्ध्य क्या है, बहुत ज़्यादा है, तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा है। और लेकिन आवृत्ति भी इसकी इतनी है
कि हम अपने जो आवाज़ की आवृत्ति आ रही है इस आवृत्ति को उसमें मॉड्यूलेशन कर लेते हैं, उसको मॉड्यूलेट कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप बात समझ गए होंगे। तो क्या है, रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य अति दीर्घ होता है, एकदम सही है। इन सब में अगर तरंग दैर्ध्य देखें तो इसका तरंग दैर्ध्य इनमें सबसे ज़्यादा होगा। मैंने आपको यही बताया था कि गामा किरणों का इसकी आवृत्ति तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस आवृत्ति से हम अगर संचार करने लगेंगे तो फिर कैंसर के मरीज बन जाएंगे, संभव नहीं है जीना। इसलिए हम इनका प्रयोग करते हैं और इससे हमारा काम चल जाता है। खैर, इस लेक्चर को आप पीछे जाके लेक्चर को देख लीजिएगा, यहाँ इतना मैंने समझा दिया, समझ गए होंगे आप। नीचे बोल रहा है कौन सा कथन सत्य है, ये बताइए। पहला गलत था, दूसरा सत्य है, तो आप क्या लिखेंगे, केवल 2। बी इसका आंसर हो जाएगा, केवल 2। और प्रश्नों का मैं सीरीज, जिस दिन ये टॉपिक पूरा ख़त्म कर लूँगा उसके बाद प्रश्नों की सीरीज लेकर आऊँगा, और तब तक और भी जो सुविधाएं हैं, लॉकडाउन खुलेगा तो अपने पास आ जाएंगी। तो हम कोशिश करेंगे कि पीपीटी वगैरह बोर्ड पर ही खोल कर देखें, तो और अच्छे से बात को समझ पाएंगे। मुझे लिखना कम पड़ेगा, उसके माध्यम से आसानी से कर पाएंगे। चलिए, अब ये 2 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं आप। मॉडेम का संबंध क्या है, याद करिए। मैंने क्या बताया था, मॉडेम मतलब क्या होता है, MODEM, 2 चीज़ों का मिश्रण है ये। मो मतलब मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन, और डी मतलब डीमॉड्यूलेशन। तो इसका नाम ही मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन से मिलकर बना है। तो देखिए, मॉडेम का संबंध है, जम्मू कश्मीर PSC के 2012 में आया है ये। मॉड्यूलेटर, केवल मॉड्यूलेटर सही नहीं है, मॉड्यूलेशन नहीं, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, और संचार के आधुनिक तरीके। ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न में कई चीज़ें सही होती हैं, लेकिन जो सबसे बेहतर सही होता है उसका आंसर देते हैं हम। जैसे देखिए, मॉड्यूलेटर बोल रहा है, अगर ऑप्शन में और कहीं कुछ नहीं होता, मॉड्यूलेटर ही होता, तो हमारा आंसर यही हो जाता सही। मॉड्यूलेशन डेफिनेटली मॉडेम क्या करता है, मॉड्यूलेशन भी करता है, लेकिन इसका संबंध सबसे बेहतर इसमें से क्या है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर से है। संचार की आधुनिक तरीका भी है ये, लेकिन इसका बेहतर संबंध इन चारों ऑप्शन में से क्या दिख रहा है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने जानबूझ के ऐसा लिया है कि आपको एक फैक्ट बता दूं। ये फैक्ट जम्मू कश्मीर PSC 2013 में आया है। हो सकता है कि MP PSC भी फैक्ट पूछती है, तो उस फैक्ट के माध्यम से इस क्वेश्चन को पूछ ले। क्या है क्वेश्चन, कि प्रकाशिक तंतु, मैंने आपको ऑप्टिकल फाइबर पीछे पढ़ाया है, तो प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया। देखिए, आविष्कार लिखा है, खोज नहीं। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि खोज मतलब जो यहाँ है ढूंढ कर कहीं से निकाल लिया तो खोज। इसने क्या, 2 या 2 चीज़ों को मिलाकर, 3 चीज़ों को मिलाकर ये बनाया है। किसने किया था, तो ये मैंने आपको लिखवाया नहीं है फैक्ट में, और इसलिए इसको बता रहा हूँ। सैमुअल कोहेन, नरिंदर कपानी, पर्सियल स्पेंसर, TH मैमाह। अब इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर बनता है क्या, नरिंदर कपानी। इसका सही आंसर है नरिंदर कपानी, और 1956 के आसपास इन्होंने प्रकाशिक तंतु जो है ऑप्टिकल फाइबर अवधारणा की खोज की थी। अब कहीं कहीं आप देखेंगे सैमुअल कोहेन भी लिखा रहेगा, लेकिन आप सैमुअल कोहेन के साथ नहीं जाएंगे, ये कंफर्म है। आपको आंसर नरिंदर कपानी ही लिखना पड़ेगा। और आपको थोड़ा लग रहा हो कि नरिंदर कपानी है तो यहाँ के नाम जैसा लग रहा है भारत के, तो हाँ, वो भारतीय मूल के ही वैज्ञानिक थे। भारतीय सिविल सेवा में वो काम भी कर चुके थे, सिख धर्म के हैं, बट बाद में इन्होंने जाकर अमेरिका का शायद सदस्यता ले लिया था, अमेरिका के नागरिक बन गए थे ये, और इसलिए इनको हम बोलते हैं क्या, कि ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे या वैज्ञानिक थे। और इन्होंने 1956 के आसपास ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशिक तंतु का आविष्कार किया था। तो नरिंदर कपानी बोलेंगे। ऐसे फैक्ट बाकी अलग अलग उपकरणों का भी हो सकता है, तो हम आगे बात करेंगे। अभी ऑप्टिकल फाइबर का नरिंदर कपानी आप दिमाग में रख लीजिए। चलिए, तो ये तो क्वेश्चन की बात रहा, थोड़ा सा आपको मेमोराइज भी करा दिया कि क्वेश्चन आपको करने हैं। एक फैक्ट बताना था, तो उस फैक्ट को मैं क्वेश्चन के माध्यम से ही कोशिश किया कि बताऊं आपको। अब इसको मैं मिटा रहा हूं और शुरू करते हैं आज का काम। आज हमको पढ़ना है, आज का टॉपिक क्या है हमारा, मोबाइल फोन
तथा मोबाइल फ़ोन के जनरेशन, मोबाइल फ़ोन के जनरेशन, पीढ़ी बोल सकते हैं आप, जनरेशन। बहुत मज़ेदार टॉपिक है और क्वेश्चन बनना होगा तो बन जाएगा इस पर से, आसानी से आप इस बात को समझ जाएंगे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। देखिए, सबसे पहले तो हमको समझना ये है कि मोबाइल फ़ोन क्या है। मोबाइल फ़ोन क्या है? देखिए, टेलीफोन जो वायर वाला था उसका आविष्कार तो पहले हो गया था, ग्राहम बेल ने किया था। तो टेलीफोन में आप क्या देखते थे कि टेलीफोन में वायर लगा रहता था और उस वायर के माध्यम से हम कॉल करते थे। अगर हम चाहें कि चाय बनाना है और दूध लाना है कहीं से और कॉल आ गया है किसी का, तो दो में से एक ही काम करेंगे, या तो दूध लेने जाएंगे या तो फिर बात करेंगे। दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो वो तो टेलीफोन था जो क्या कर रहा था, दूर तक संचार हमको करा रहा था, हमारे आवाज़ को ट्रांसमिट कर रहा था, लेकिन किसके माध्यम से? एक तो वायर के माध्यम से करता था और दूसरा क्या था, स्थिर रह के। अब वो बात अलग है, थोड़ा वायर बड़ा रहे तो थोड़े थोड़े घूम सकते हैं आप पास पास में, लेकिन वो स्थिर रह के हमें क्या कर रहा था, हमारे वॉइस को, हमारे आवाज़ को, सूचना को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहा था। लेकिन मोबाइल फ़ोन क्या है? तो ये भी क्या है, एक ऐसा दूरभाष यंत्र है जो क्या करता है, हमें गतिमान रहते हुए, अगर दोनों लोग गतिमान रहे तब भी बात हो जाता है, एक गतिमान रहे तब भी बात हो जाता है, और दोनों स्थिर रहें तब भी बात हो सकता है। तो मोबाइल इसका नाम ही इसीलिए पड़ा है। मोबाइल मतलब होते हैं चलने वाला, चल। एक और बात आपको बताएं कि इस मोबाइल फ़ोन का अगर हिंदी में नाम हम देखें तो हिंदी में नाम इसका क्या होता है, चल दूरभाष, चल दूरभाष यंत्र। देखिए, इसका हिंदी नाम है। और ये कब कभी यूपीएससी कभी ऐसा प्रयोग कर लेती है सब, क्योंकि वो क्या, हिंदी का जो शब्द यूज करती है, पता नहीं कहाँ से उसका ट्रांसलेशन वो लोग लाते हैं। क्रिकेट के जो अंपायर होते हैं ना, उस क्रिकेट के अंपायर का उसने नाम दिया था, मेंस में क्वेश्चन पूछा था, खेल पंच। उसका नाम खेल पंच दिया था। अगर इंग्लिश वाला क्वेश्चन उसी का ना देखे ट्रांसलेशन तो समझेंगे ना कि खेल पंच कौन है। तो वैसे ही चल दूरभाष यंत्र मतलब चलते हुए, गतिमान रहते हुए अगर हम दूरभाष कर ले रहे हैं, अर्थात वार्तालाप एक जगह से दूसरे जगह तक कर पा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, मोबाइल फ़ोन। अगर आपको मोबाइल फ़ोन का डेफिनेशन लिखना है तो आप लगे हाथों लिख लीजिए 2 लाइन में। लिखिए, मोबाइल फ़ोन का तात्पर्य ऐसे फ़ोन से है जिसका प्रयोग गतिमान होने के साथ साथ किया जा सकता है। बस इतना अभी आप परिभाषा कर सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन का तात्पर्य ऐसे फ़ोन से है जिसका प्रयोग गतिमान होने के साथ साथ किया जा सकता है। अब मोबाइल फ़ोन, अब ये हम देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन जब ये बना तो इस मोबाइल फ़ोन को आज जो हम मोबाइल फ़ोन प्रयोग कर रहे हैं, और जब इसका आविष्कार हुआ था तब से लेकर आज तक इसमें बहुत से परिवर्तन हुए हैं। जो पहले इसमें तकनीक बहुत मतलब निम्न कोटि की होती थी, आज इसकी तकनीकें क्या होती गई हैं, धीरे धीरे बढ़ती गई हैं। तो इसलिए जो मोबाइल फ़ोन हमारा है, ये मोबाइल फ़ोन कई पीढ़ियों के माध्यम से धीरे धीरे डेवलप होके आज जो हम मोबाइल लिए हैं उसका रूप या उसका तकनीक का आकार ले पाया है। जैसे उदाहरण के लिए आप समझिए कि मानव जो है, इस मानव का भी विकास पीछे कई पीढ़ियों के माध्यम से हुआ है। आप देखेंगे और भी इसमें नाम आ जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि मानव जो आज होमो सेपियंस है, आज जो मानव का नाम होमो सेपियंस है, ये डायरेक्ट होमो सेपियंस नहीं बना था। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो हैबिलस, फिर होमो इरेक्टस और फिर होमो निएंडरथल। हिंदी में हम निएंडरथल बोल देते हैं। और ये निएंडरथल सच कहें तो क्या है, जर्मनी में एक घाटी है,
जर्मनी देश जो है उसमें एक घाटी है और उस घाटी के पास इनके जीवांश मिले, हड्डी वगैरह कंकाल जो भी मिले, तो उनका नाम रख दिया गया था क्या, होमो निएंडरथैलेंसिस। होमो इरेक्टस क्यों, क्योंकि पता चलता है कि ये क्या हो गए थे, खड़े होकर चलते थे, इरेक्ट मतलब खड़ा। तो ऐसे ही होमो हैबिलस से जितने भी नाम बने हुए हैं ना, सब किसी न किसी कारण से नाम दिए हुए हैं और इनका अध्ययन आप अपने संबंधित सब्जेक्ट में जहाँ करना होगा वहाँ कर सकते हैं। बट अभी यहाँ पे मैं आपको बस एक उदाहरण के रूप में बताया कि जैसे आज मानव होमो सेपियंस हम हैं, पीछे कई पीढ़ियों से धीरे 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 बढ़ के यहाँ पे पहुँचे हैं। अब देखेंगे पहले जो हमारी पीढ़ी थी उसके शरीर पे, पूरे शरीर पे बाल होता था बहुत ज़्यादा। आज जो मानव है उसके शरीर पे कम बाल है और ऐसा कहा जा रहा है, विद्वान लोग बोल दिए हैं कि जो अगली पीढ़ी आ रही है उसका नाम क्या रहेगा, होमो फ्यूचेरियस। होमो फ्यूचेरियस, चाहे तो आप गूगल करके देख लीजिएगा, होमो फ्यूचेरियस। और कहा जा रहा है कि ये जो पीढ़ी रहेगी, इस पीढ़ी के शरीर पर बाल ही नहीं रहेंगे, अर्थात जो हमारे सिर पे बाल है ना, ये बाल ही नहीं रहेगा। और इसका लक्षण देख रहे हैं अभी से दिखाई देने लगा है। अब देखिए मैक्सिमम लोगों का एक सर्टेन समय में ही क्या हो जा रहा है, बाल गिरने लग रहा है, या तो आधा गिर जा रहा है या पूरा गिर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लक्षण धीरे धीरे आने लगा है। तो इस तरीके से एक लंबे पीढ़ी में मानव का विकास हुआ है। वैसे ही अच्छा और थोड़ा सा आप समझिए, जैसे आज हम लोग जीन्स और शर्ट पहन रहे हैं, क्या लगता है कि आज से जो पहले हमारे आदि मानव हुआ करते थे वो भी यही पहनते थे? तो वो तो पहले ऐसे ही बिना कपड़ों के रहते थे। फिर उन्होंने जो पेड़ पौधे हैं उनके पत्ते लगाना शुरू कर दिया अपने अंग को ढकने के लिए। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, तो जो पशु हैं उनके छालों का प्रयोग करने, उनके खाल का प्रयोग करने लगा। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे तो धोती पहनने लगे, फिर धीरे धीरे पतलून पहनने लगे और अब क्या होने लगा है, अलग अलग प्रकार की चीज़ें आ गई हैं। हम जीन्स टी शर्ट और भी तमाम प्रकार की चीज़ें पहन रहे हैं। तो ये भी क्या है, एक विकास है ना। हमारा जो पहनावा आज है, इस पहनावा का विकास एक लंबे समय में हुआ है और जो लंबे समय में विकास हो रहा है इसी को हम क्या बोल देते हैं, जी जनरेशन, पीढ़ियाँ। तो वैसे ही जो हमारा ये मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन भी धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट हुआ है, इसको और सुदृढ़ और अच्छा बनाते गए हैं और जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाए हैं वैसे इसको पीढ़ी नाम दे दिए हैं कि जो पहले वाला था उसका पीढ़ी क्या था, तो उसको 1G बोलेंगे। उसके बाद उसमें कुछ और सुधार आ गया तो उसको हम बोलेंगे 2G। फिर कुछ और सुधार आ गया तो उसको बोलेंगे 3G। फिर कुछ और सुधार आ गया तो उसको बोलेंगे हम 4G। और अब और उसमें सुधार लेकर आ रहे हैं तो क्या बन रहा है, 5G। फिर ऐसे ही 6G 7G भी आएंगे ही। आप कोई लैपटॉप खरीदने जाइए, अगर आपने कोई लैपटॉप खरीदा हो तो आप जाएंगे तो लैपटॉप में वो बोलेंगे कि ये 7th जनरेशन का है, ये 8th जनरेशन का है, ये 10th जनरेशन का है। तो वो जो जनरेशन बता रहे हैं वही बता रहे हैं पीढ़ी। मतलब ये लैपटॉप, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी ले लीजिए, HP कंपनी ले लीजिए, तो HP कंपनी का अगर आज जाके आप कोई लैपटॉप खरीद रहे हैं आज के डेट में, जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कल आप सुनेंगे तब, तो 10th जनरेशन मिल रहा है, अभी 10th जनरेशन मिल रहा है। मेरे पास जो लैपटॉप है 1 साल ही पुराना है, 1.5 साल, लेकिन वो 7th जनरेशन है। मतलब क्या है, अब 10th जनरेशन में कुछ और अपग्रेड कर दिए होंगे, कुछ और अच्छी चीज़ आ गई होगी। तो किस पीढ़ियों में आगे धीरे धीरे विकास जो हो रहा है उसी को हम जनरेशन बोलते हैं। जनरेशन का कोई अलग बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब है नहीं, लेकिन हम लोग जनरेशन में देखेंगे कि हर जनरेशन में क्या क्या गुण रहे हैं। तो मोबाइल फ़ोन क्या है आप समझ गए हैं। अच्छा एक और चीज़ कि मोबाइल फ़ोन का तो मैंने आपको बता दिया कि हिंदी नाम क्या होता है, चल दूरभाष यंत्र। और इसके अंदर हम प्रयोग करते हैं सिम। उस सिम में पढ़ाऊँगा आपको डिटेल में इसी लेक्चर में, इस मतलब मोबाइल फ़ोन और मोबाइल के जनरेशन के टॉपिक में ही इसको पढ़ाऊँगा मैं। तो सिम जो होता है, इस सिम को इंग्लिश में जो हम नाम देंगे वो तो अलग ही है, सब्सक्राइबर वो तो आराम से हम पढ़ेंगे आगे। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये इसका नाम होता है इंग्लिश में। हिंदी में इसका नाम क्या रहेगा वो भी हम देखेंगे, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत क्या पड़ेगा, आपको कोई पूछ सकता है कि आप मोबाइल नंबर लेते हैं,
आपके पास मोबाइल का नंबर होता है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। तो मोबाइल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसको हम क्या बोलते हैं कि इसको हम हिंदी नाम देते हैं शायद ध्वनि दूरध्वनि क्रमांक। इसका नाम देते हैं दूरध्वनि क्रमांक। तो देखिए ऐसा सब लोग इंग्लिश बोलते हैं, मोबाइल नंबर बताओ अपना। अब मोबाइल नंबर है तो एक तरीके से क्या इंग्लिश शब्द, लेकिन अब वो हमारे हिंदी में ऐसा घुल मिल गया है कि अब हम उसको उस पूरे तरीके से अपना लिए हैं। मोबाइल नंबर ही बोल रहे हैं, मोबाइल नंबर को कभी दूरध्वनि क्रमांक नहीं बोल रहे हैं। आप खुद ही अपने पड़ोस में या किसी मित्र से बोलिएगा भाई अपना तुम दूरध्वनि क्रमांक मुझे लिखवा देना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, उसको पूछने लगेगा ये क्या है। और मोबाइल फ़ोन नंबर बोलेंगे तुरंत बता देगा। चलिए, तो ये सब तो अलग बातें हैं, इससे अपने को मुख्य टॉपिक पे आना है। मोबाइल फ़ोन क्या है आप समझ गए हैं। अब बात आती है कि मोबाइल फ़ोन के जनरेशन क्या है। मोबाइल फ़ोन के जनरेशन क्या है या फिर पीढ़ी क्या है। तो इसमें आप समझा तो मैंने दिया ही है, लिखना हो तो आप लिख लीजिए कि मोबाइल फ़ोन का विकास इसके शुरुआत से आज तक कई अलग अलग पीढ़ियों के या कई अलग अलग तकनीकों के आधार पर हुआ है, और इन्हीं अलग अलग तकनीकों और जो तरीकों का प्रयोग किया जा रहा है उसको हम जनरेशन का नाम दे दिए हैं, पीढ़ी का नाम दे दिए हैं। तो आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन का विकास कुछ विशेष पीढ़ियों के आधार पर हुआ है और उसे ही मोबाइल जनरेशन या मोबाइल की पीढ़ियाँ कहते हैं। चलिए, तो ये तो हो गया कि मोबाइल फ़ोन क्या है और मोबाइल फ़ोन की पीढ़ी क्या है। पीढ़ी के बारे में डिटेल में अभी अध्ययन करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं कि ये जो मोबाइल फ़ोन है इससे कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं, क्योंकि एमपीपीएससी में फैक्ट का भी ज़रूरत होता है। और एमपीपीएससी क्या किसी भी पेपर में आप फैक्ट भी पढ़ के जाएँ, क्या भरोसा फैक्ट कभी पूछ लिया जाए। तो कभी पूछा सकता है आपसे कि जो मोबाइल फ़ोन है इसका आविष्कार किसने किया था। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका आविष्कार एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मार्टिन कूपर। और इनका सहयोगी व्यक्ति जो था, हालांकि सहयोगी व्यक्ति का आपसे नहीं पूछेगा, यही दिमाग में रखना है, मार्टिन कूपर। और इनका सहयोगी जो व्यक्ति था उसका नाम था जॉन एफ मिशेल। उसका नाम था जॉन एफ मिशेल, कुछ लोग मिचेल बोलते हैं, मैं अंग्रेजी इजाज़त लिख देता हूँ MITCHEL, ये मिचेल। कुछ लोग मिचेल माइकल भी कुछ लोग बोलते हैं। तो जॉन एफ मिचेल सहयोगी थे और इसका आविष्कार करने का श्रेय किसको जाता है, मार्टिन कूपर को। ये मार्टिन कूपर थे कौन। तो मार्टिन कूपर एक कंपनी है जिसका नाम शायद आप लोग भी सुने हों, नाम था इसका मोटरोला। एक कंपनी थी मोटरोला करके, उस कंपनी के ये थे सीनियर इंजीनियर, आप बोल सकते हैं इंजीनियर थे, एक इंजीनियर थे ये। और इन्होंने सबसे पहले मोबाइल बनाया था और कंपनी थी मोटरोला। बाद में ये इसी कंपनी के CEO भी बने थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बने थे बाद में, लेकिन उस समय इंजीनियर थे। और मोटरोला कंपनी के तहत जो पहला फ़ोन बनाया गया था, जो पहला मोबाइल फ़ोन बनाया गया था, उसका नाम दिया गया था डायनाटेक। उसका नाम था डायनाटेक। तो ये पहला मोबाइल था जिसका नाम डायनाटेक था। बनाया किसने था, मोटरोला नाम की कंपनी ने बनाई थी। ये कंपनी अमेरिका की कंपनी है और इस कंपनी के अंदर बनाने का श्रेय किसको जाता है, मार्टिन कूपर को, जो उस समय इंजीनियर थे और बाद में ये इसी कंपनी के CEO भी बने थे। जॉन एफ मिशेल इनके सहयोगी थे, इन्होंने भी इसमें हेल्प किया था। ध्यान रखेंगे, ये जो डायनाटेक जो मोबाइल बना था, ये मोबाइल लगभग 2.2 किलोग्राम का था। सोचिए
2.2 किलोग्राम भारी था ये। और इसको अगर 10 घंटे चार्ज करते थे हम, लगभग 10 घंटे जब चार्ज करते थे तब जाके ये लगभग 20-25 मिनट बात करता था। 20-25 मिनट तक ये बात करता था, फिर डिस्चार्ज होता था। 10 घंटे इसको चार्ज करो। अब इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि पीढ़ी बनी है। अब देखिए जो पहले बना है वो 10 घंटे में चार्ज होता था, 20 मिनट काम करता था। आज हम लोगों का मोबाइल क्या है, मैक्सिमम 45 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे में चार्ज हो जाता है। और कम से कम 12 घंटे तो हम उसको यूज में लेते ही हैं अगर बैटरी सही है तो। देखिए इसलिए धीरे धीरे इसमें अब क्या हुआ, इसके बैटरी में तकनीक बनाई गई, इसको भारी से इसको क्या किया गया, पतला किया गया, इसको कम वजन का किया गया। और ये एक दिन में नहीं हो गया, धीरे धीरे इसमें समय लगा है। और जैसे जैसे होता गया है इसको हम अलग अलग पीढ़ी का नाम दे दिए हैं। और अब तक हम 4G तक आए हैं, 4 जनरेशन तक आ गए हैं। 5वां जनरेशन जल्दी ही आने वाला है भारत में भी। तो ये तो कुछ फैक्ट थे, इनको आप दिमाग में रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि मोबाइल के जो जनरेशन हैं उन जनरेशन में क्या क्या हैं और कौन कौन से जनरेशन हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चार्ट बना रहा हूँ, उस चार्ट को आप एक बार समझ लीजिए और फिर आगे उसको हम पढ़ेंगे। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि मोबाइल फ़ोन, एम फ़ोन में लिख रहा हूँ, एम फ़ोन क्या है ये हमने अभी देखा। अब इसकी पीढ़ी का जो नाम आएगा, इस पीढ़ी में हम लोग पढ़ेंगे क्या। देखिए इसकी पीढ़ियाँ बनेंगी, एक बनेगा 0G, एक बनेगा 1G, फिर बनेगा 2G, फिर बनेगा 2.5G मतलब 2.5G, फिर बनेगा 2.25G, फिर बनेगा 3G, और फिर बनेगा 4G, और अभी जो नया आ रहा है भारत में उसका नाम है 5G। तो ये सारी पीढ़ियाँ हम पढ़ेंगे कि 0G क्या है, 1G क्या है, 2G क्या है, 2.5G क्या है, 2.75G क्या है, 3G क्या है, 4G क्या है, 5G क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, जनरेशन पढ़ने के बाद हमको आगे हम एक चीज़ पढ़ेंगे कि स्मार्टफोन क्या है। स्मार्टफोन क्या है, बहुत आसान चीज़ होगी, हम जो थोड़ा सा इसको आगे पढ़ लेंगे तब समझेंगे इसको। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके जस्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सिम क्या है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिम, SIM, जो सिम यूज करते हैं वो सिम है क्या। फिर हम बात करेंगे कि IMEI नंबर क्या है, बहुत ज़रूरी है। 2009-10 में भारत ने चीन से आने वाले मोबाइल फ़ोन के जो हैंडसेट थे उनको बैन कर दिया था, नहीं आने दिया था, मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसमें यही नहीं होता था, IMEI नंबर नहीं होता था। और इस नंबर के न होने से क्या दिक्कतें हो सकती हैं वो मैं आपको यहाँ बताऊँगा। और ये ज़रूरी है जानना हमको, एज अ सिविल सर्वेंट भी अगर ज्वाइन करते हैं तो IMEI नंबर देखेंगे। उसके बाद एक और चीज़ आता है जिसको हम बोलते हैं CEIR, CEIR, इसको हम देखेंगे ये क्या है। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें थोड़ा सा कि GSM, आगे जब हम जाएंगे तो पढ़ेंगे कि GSM, और एक है CDMA, जो शायद आप लोग नाम सुने होंगे। CDMA मोबाइल आया करते थे 2000 के बाद, हमारे देश में आना शुरू हुए थे। उसमें टाटा का आता था, रिलायंस का आता था, पतला सा फ़ोन। धीरे धीरे हमारे यहाँ भी काफ़ी समय तक ऐसे CDMA फ़ोन चले। खैर आज तो लगभग पूरे विश्व में ही 80 से 90% GSM ही प्रयोग में लाया जा रहा है, CDMA प्रयोग में बहुत कम लाया जा रहा है। खैर ये अमेरिकन तकनीक है CDMA, तो अमेरिका में आज भी ये यूज किया जाता है। तो CDMA, और उसके बाद लगभग ये सारी बातें हम पढ़ लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो मोबाइल फ़ोन और इसकी पीढ़ी और इससे जुड़े हुए जो कुछ भी बात हैं वो सब शामिल हो जाएंगे इसमें। सारी पीढ़ी पढ़ें, स्मार्टफोन पढ़ें क्या है, सिम क्या है, IMEI नंबर क्या है, CEIR नंबर क्या है, GSM क्या है, और CDMA क्या है। और एक बात और हम आगे जाके पढ़ेंगे इसी में
कि परंपरागत जो फ़ोन हैं जो हम लोग यूज कर रहे हैं इसको परंपरागत बोल सकते हैं या टावर पर आधारित फ़ोन बोल सकते हैं। परंपरागत फ़ोन वर्सेस सैटेलाइट फ़ोन, ये थोड़ा बहुत हमने आपको पहले बता ही दिया है। सैटेलाइट फ़ोन, इसमें क्या अंतर है, कौन किस आधार पर अच्छा है, ये हम देखेंगे। परंपरागत फ़ोन और सैटेलाइट फ़ोन। एक चीज़ और हम लोग पढ़ेंगे कि जो ये मोबाइल फ़ोन होता है इसको सेल फ़ोन क्यों बोलते हैं। मोबाइल फ़ोन को आप कई बार देखते होंगे कि लोग बोलते हैं सेल फ़ोन, हमारा सेल फ़ोन यहाँ है या वहाँ है, कुछ सेल फ़ोन अपना टर्म यूज़ करते हैं, तो सेल फ़ोन क्यों करते हैं ये भी हम देखेंगे। तो इस तरीके से इस टॉपिक में मतलब इस फ़ोन, मोबाइल फ़ोन और मोबाइल फ़ोन के जनरेशन में मुख्य रूप से ये सब बातें हमको पढ़नी हैं। अब 0G जब हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे मैं पीछे की एक बात बता के चलूँगा जिससे कि आपको बात समझ में आए। क्या, जब 0G पर हम जाएंगे तो देखेंगे कि ये किस तकनीक पर चल रहा था। जैसे ही 1G पर जाएंगे हम तो देखेंगे ये कुछ अलग ही तकनीक पर चल रहा था। मतलब इसमें से कई जो हैं किस पर चलेंगे, 3 चीज़ों पर चलेंगे। एक तो चलेगा TDMA पर चलेंगे, कुछ चलेंगे FDMA पर और कुछ चलेंगे CDMA पर जो वहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा भी एक दो और चीज़ें हो सकती हैं SDMA, लेकिन मैं आपको इंजीनियरिंग की क्लास तो पढ़ा नहीं रहा हूँ। जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग करते हैं दूरसंचार तकनीक में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित इंजीनियरिंग होता है, ब्रांच होता है, उसमें काफ़ी डिटेल में उनको पढ़ाया जाता है, हमें उतना नहीं जानना है। तो मैं बार बार आपको ये बात यहाँ बोलूँगा कि 1G क्या था, 2G किस पर आधारित था। जैसे मैं बोलूँगा 1G FDMA पर आधारित था तो आप समझ नहीं पाएंगे FDMA क्या है। ऐसे ही मैं कहीं बोलूँगा कि जो 2.5G है ये TDMA पर आधारित है, ऐसा अगर मैं कुछ बोलूँगा तो फिर आपको समस्या होगी। इसलिए इस लेक्चर में हम लोग इन बातों को अगले लेक्चर में पढ़ें, और इस लेक्चर में ये जो बेसिक बात है जिसको बार बार मैं आपको बोल के इरिटेट करने वाला हूँ आगे, तो उसको समझ लेंगे तो फिर आगे आप इरिटेट नहीं होंगे। तो चलिए हम इस बात को तो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। जितना भी यहाँ पे मैंने ये बनाया है इसको पूरे को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, चाहे लेक्चर बड़ा हो जाए कितना भी, 1.5 घंटे 2 घंटे का भी हो जाए, तो एक लेक्चर में कोशिश करेंगे कंप्लीट किया जाए। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ और एक आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं मल्टी, इसका नाम सही मायने में होता है क्या, मल्टीप्लेक्सिंग, ऐसे मल्टीपल एक्सिंग। अब मल्टीप्लेक्सिंग मतलब क्या होता है कि जो हमारा, जैसे मान लीजिए एक रोड ऐसा है, ये रोड है, इस रोड पर केवल एक व्यक्ति जा रहा है, केवल एक व्यक्ति कार लेके जा रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टकराने का या संघट होने का, कोलाइजन होने का, ये कोलिजन बोलते हैं, तो कोलाइजन होने का, टकराने का कोई डर नहीं है, तो आराम से जा सकता है। लेकिन ऐसा हो जाए कि यहाँ पर इसी रोड पर बहुत सी ऐसे कारें जा रही हैं तो चांसेस है कि ये आपस में टकरा जाएं। तो हम क्या करेंगे कि इसी जो हमारा ये रोड है, इस रोड में कुछ विभिन्न प्रकार के प्रक्रियाएं या तकनीकें लगाकर इनको भेजें भी और इनका कोलाइजन न हो, ये कहीं टकराए नहीं, तो उसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, मल्टीपल एक्सेस, मतलब किसी एक चीज़ को कई लोग क्या कर लें, उपयोग में लाएं, कई लोग उस चीज़ को उपयोग में लाने लगे तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल एक्सेस। तो देखिए अब इस रोड को कई अगर कारें जा रही हैं तो इनका आपस में टकराना संभव है और उससे नुकसान होगा। अब ये तो कार है, मान लीजिए कार को हर जगह सूचना बोल लीजिए, और सूचना को मान लीजिए कि हमारा आवाज़ ही जा रही है, तो अगर कई लोगों की आवाज़, मोबाइल पे आप बोल रहे हैं, कई लोगों की आवाज़ एक साथ अगर किसी हाईवे पर, और हाईवे को मैंने आपको पीछे क्या बताया था, इसलिए आपको उसका रिवीजन जरूरी है, बैंड विड्थ याद करिए, आप लोगों को मैं बताया था बैंड चौड़ाई,
कि ये बैंड चौड़ाई खरीदते हैं कंपनियां और उस पर आपको कम्युनिकेशन कराते हैं। तो बैंड विड्थ क्या है? एक हाईवे है, एक रोड है। अब उस रोड पर केवल एक ध्वनि जाती, मैं बोल रहा हूँ और यही केवल जाती, तो कहीं टकराएगी नहीं, सही सही सूचना पहुँचेगा अगले के पास। लेकिन अगर बहुत सी सूचनाएं एक साथ जा रहे हैं तो उस समय सूचनाओं का आपस में टकराने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो उस टकराने की संभावनाओं को समाप्त करने के लिए, मतलब मल्टीपल एक्सेस करने के लिए, इसी बैंडविड्थ पर मल्टीपल एक्सेस हम करें, कई सूचनाओं को एक साथ भेजें और टकराए ही नहीं, इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं? मल्टीप्लेक्सिंग। और मल्टीप्लेक्सिंग जो किया जाता है वो 3 प्रकार से किया जाता है। मैं आपको मुख्य रूप से 3 प्रकार बता रहा हूँ। बाकी अगर आप इंजीनियरिंग किए होंगे तो फिर आप बेहतर इसके बारे में जानते होंगे, नहीं किए होंगे तो आपको कोई टेंशन लेना नहीं है, जितना मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ उतना काफ़ी है। तो मल्टीपल एक्सिस में सबसे पहले क्या किया जाता है? एक होता है, पहले हम समझ लेते हैं, FDMA। क्या फुल फॉर्म होगा? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। हिंदी में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इंग्लिश ही समझिए आप। आवृत्ति डिवीजन मतलब होता है बांट कर, मल्टीपल मतलब विभिन्न, एक्सेस मतलब उपलब्ध करना या प्राप्त करना। तो इतना अपने को हिंदी पे नहीं जाना है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस दिमाग में रखना है। अब देखो इसमें क्या है, समझो बात को। जैसे जो हाईवे है, मान लीजिए ये हाईवे है, मैं इस हाईवे पर मान लिया कि ये समय को बता रहा है, ये वाला अक्ष समय बता रहा है, और ये वाला अक्ष क्या बता रहा है? आवृत्ति बता रहा है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है। मैंने मान लिया कि टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ तक है, और किसी भी समय पर आप जाओगे, जैसे समय ये है तो फ्रीक्वेंसी क्या है? देखिए 0 पर भी फ्रीक्वेंसी क्या है? इतना ही है। यहाँ होगे तब भी फ्रीक्वेंसी इतना है, यहाँ होगे तब भी फ्रीक्वेंसी इतना है, यहाँ होगे तब भी फ्रीक्वेंसी इतना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं इसको अगर ऐसे भी कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी इतना ही, इस समय पर भी फ्रीक्वेंसी इतना ही, इस समय पर भी फ्रीक्वेंसी इतना ही, इस समय पर भी फ्रीक्वेंसी इतना ही। तो अब क्या करेंगे हम, ये एक हाईवे बन गया, इस हाईवे पे अगर एक केवल कम्युनिकेशन करें, केवल एक ही संकेत भेजें तो कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन दिक्कत हो जाएगा ना कि इतने जगह में अगर केवल एक भेजेंगे तो फिर बाकी लोगों को कहाँ भेजा जाएगा, बाकी संकेत कैसे जाएंगे? तो उन संकेतों को भेजने के लिए क्या किया जाता है कि ये जो बैंड विड्थ है ना, ये जो बैंड विड्थ है, इसके फ्रीक्वेंसी को बांट देते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी ऊपर है ना ऐसे, तो फ्रीक्वेंसी को बांट दिया, 1 2 3 4 5। अब 5 ही गिन के नहीं, कितने भी बांट देंगे, बहुत ज़्यादा बांटा जाता है, तो ऐसे फ्रीक्वेंसी बांट दिया गया। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमारा जो स्वाचार कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, संकेत भेज रहे हैं, ये एक कार है, तो ये कार क्या होगी, इस फ्रीक्वेंसी में जाएगी, इस हाईवे पे जाएगी। अब देखिए समय पूरा यूज करेगी वो, समय देखिए समय कहीं कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, समय तो पूरा यहाँ से चलना शुरू करेगी तो ये आते 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 पूरे समय को प्रयोग कर रही है, पूरा समय प्रयोग कर रही है, समय कहीं कम नहीं हो रहा है। लेकिन आवृत्ति केवल इतना प्रयोग कर रही है, देखिए आवृत्ति इतना प्रयोग कर रही है, ये इतना प्रयोग कर रही है, और समय पूरा प्रयोग कर रही है। दूसरी वाली क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ कोई संकेत भेजा जा रहा है तो ये क्या कर रहा है, आवृत्ति इतना प्रयोग कर रही है, ये जितना पतला सा ये इतना आवृत्ति प्रयोग कर रही है, लेकिन समय पूरा प्रयोग कर रही है। ऐसे ही अगली क्या होगी, इतनी आवृत्ति प्रयोग करेगी और समय तो पूरा ही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि हमने आवृत्ति को बांट दिया, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, मतलब आवृत्तियों को बांटकर विभिन्न सूचनाओं को एक्सेस कराया जाए, पहुंचाया जाए। तो इसको आपको इतना ही समझना है, इससे ज़्यादा डिटेल में अगर जाने की हम कोशिश करेंगे तो ये इंजीनियरिंग का क्लास बन जाएगा। आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि भाई TD-FDA में क्या होता है, तो आप बोलेंगे ये मल्टीप्लेक्सिंग की ऐसी तकनीक है, ये मल्टीप्लेक्सिंग की ऐसी तकनीक है जिसमें आवृत्ति को विभिन्न
खंडों में बांटकर या विभिन्न आवृत्तियों में बांटकर विभिन्न या मल्टीपल एक्सेस कराया जाता है। तो एक्सेस मतलब पहुंच होता है, तो विभिन्न लोगों की पहुंच वहां पे सुनिश्चित करते हैं। तो यहाँ आवृत्ति को बांटते हैं। अब देखिए आवृत्ति को बांटते हैं तो यहाँ थोड़ी समस्या होती है। समस्या क्या होती है कि भले ही ये कार अलग अलग हाईवे में जा रही हैं, लेकिन इनके चलने से थोड़े बहुत जो हलचल आवाज़ रहेगी वो कहीं ना कहीं आपस में क्या होगा, मिलेगा। तो संभव है कि इसमें क्या हो जाए, जो एक फ्रीक्वेंसी की जो सूचना है दूसरे फ्रीक्वेंसी में थोड़ी बहुत मर्ज हो जाए, और इसलिए इसको फिर आप देखेंगे गार्ड बैंड वगैरह लगाते हैं, वो अपने काम का है नहीं। बस ये समझ लीजिए कि इससे दिक्कत क्या होगा। एक तो आसान, इसका फ़ायदा एक समझ लीजिए, एक नुकसान समझ लीजिए, बस एक एक से कम हो जाएगा। फ़ायदा क्या है, बहुत आसान होता है, ये बहुत आसान तरीका है, और आसान तरीका है तो इसके उपकरण भी आसान होंगे, आसानी से ये बन जाता है। और नुकसान इसका क्या है, नुकसान ये है कि एक आवृत्ति में जो सूचना जा रही है वो अपने पास वाली आवृत्ति में कई बार क्या हो जाती है, मिल जाती है, या थोड़ा बहुत उसमें क्रॉस कनेक्शन हो जाता है। जैसे आप देखेंगे कई बार आपके मोबाइल पर कॉल आएगा, और मोबाइल पे कॉल आएगा तो कोई उधर से बोलेगा, उसको आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या बोल रहा है, और किसको वो बोल देगा कि घर पे शादी है अब तक आए नहीं, तो आप बोलेंगे कि किसकी शादी, कौन शादी, तो आवाज़ वो बोल रहा है लेकिन आपको समझ में नहीं आती है। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग मोबाइल लगाएंगे और घर पे बात करना चाह रहे होंगे, लग जाएगा कहीं और ही, वो कुछ और ही बोल रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि वो क्रॉस कनेक्शन हो गया है, और इसमें क्रॉस कनेक्शन होने का चांस रहता है। दूसरा समझते हैं मल्टीपल एक्सिस का दूसरा तरीका क्या है। दूसरे तरीके का नाम है TDMA। TDMA मुझे लगता है कि आराम से आप इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और अगर ये बात समझे हैं तो वो भी समझ जाएंगे आप। उसमें क्या किया जाएगा, आवृत्ति को नहीं बांटा जाएगा, समय को बांटा जाएगा हर एक के लिए। जैसे इनको बोला जाएगा कि इतने समय तक तुम चलो अपने हाईवे पर, फिर इतने समय के लिए तुम चलो, इतने समय के लिए तुम चलो, तो अलग अलग समय निर्धारित कर दिया जाता है, अलग अलग समय पर सूचनाएं जाती हैं, और फिर क्रमवार, फिर उसको पहले वाले को समय मिलेगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर पहले को, फिर दूसरे को, तीसरे को, ऐसे करके सूचनाएं जाती हैं। और वैसे भी आजकल संचार हम करते हैं किसमें, जो भी हमारे मोबाइल फ़ोन हैं सब डिजिटल संकेत भेजते हैं। और आप पीछे जाके पढ़िए, मैंने डिजिटल में बोला था कि वो समय का सतत फलन नहीं होता है, समय का असतत फलन होता है, क्योंकि केवल वो 0 1 0 1 0 1 पे चलता है, बीच में उसका कोई वैल्यू होता नहीं है। पीछे पढ़े होंगे आप अगर लेक्चर, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। खैर उतना डिटेल पे नहीं जाना है हमको। टाइम डिवीजन मतलब क्या, देखिए ये है, ये समय है, और ये क्या है, आवृत्ति है। ये मान लीजिए आवृत्ति एक जनरल मैं मान लेता हूँ कि यहाँ 5 वैल्यू इसकी है, और समय की वैल्यू यहाँ पे मैंने मान लीजिए 10 है। तो अब क्या किया जाएगा, बोला जाएगा कि भैया आवृत्ति, चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, क्रॉस कनेक्शन हो रहा था ना, ये आवृत्ति बांटी गई है, तो इसके चलने से कहीं इसकी आवाज़ यहाँ, कहीं इसकी आवाज़ यहाँ, कई बार क्रॉस कनेक्शन की समस्या इसमें आती है। तो अब क्या टाइम डिवीजन में क्या किया जाएगा कि देखिए आवृत्ति 5 है ना, तो बोला जाएगा कि एक काम करो, ये जो पहला व्यक्ति है या पहला जो हमारा उपकरण है, उसको बोला जाएगा कि तुम एक काम करो, मान लीजिए ये सेकंड है, तो बोल दिया जाएगा कि 1 सेकंड तक तुम क्या करो, इस पूरी आवृत्ति का प्रयोग करो। देखो 1 सेकंड तक 5 आवृत्ति, पूरी आवृत्ति प्रयोग कर रहा है। यहाँ पे नहीं हो रहा था, यहाँ पे क्या, इतनी आवृत्ति, यहाँ पे देखिए इतनी पूरी आवृत्ति, कितने समय तक, 1 सेकंड तक। फिर दूसरे को बोला जाएगा कि तुम अगले 1 सेकंड तक तुम करो, फिर अगले 1 सेकंड तक तुम करो, फिर अगले 1 सेकंड तक तुम करो। ऐसे ही सबको क्या किया जाता है, समय पर बांट दिया जाता है। और समय पर बांट देने से क्या होगा, अब 1 सेकंड तक ये इस चैनल को प्रयोग करेगा, अगले 1 सेकंड में ये करेगा, अगले 1 सेकंड में ये करेगा, अगले 1 सेकंड में ये करेगा, फिर ऐसे ही रिपीट होगा और ऐसे चलता रहेगा ये। तो इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम डिवीजन। हमने समय, देखिए समय जो है ना, इसको बांटा, यहाँ पे आवृत्ति जो था उसको बांट रहे थे। देखिए आवृत्ति का जो पट्टा है ये टूट रहा था,
यहाँ पे समय का पट्टा टूट रहा है। मतलब इसमें समय को बांट दिया जाता है और एक निश्चित समय तक जो एक कार बोल लो, सूचना बोल लो, जो भी जा रहा है वो एक निश्चित समय तक क्या करेगा, पूरी आवृत्ति का प्रयोग करेगा। आवृत्ति इसमें कम ज़्यादा नहीं होगी। 5 आवृत्ति देखो प्रयोग किया, पूरे 5 को, ये भी पूरे 5 को, ये भी पूरे 5 को, ये भी पूरे 5 को। तो क्या होगा, इसमें टाइम को बांट दिया जाता है और आवृत्ति को सेम रखा जाता है। इसको हम बोलते हैं क्या, TDMA, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। टाइम को बांटकर बैंडविड्थ जो हमको मिलेगा, उस बैंडविड्थ में टाइम को बांटकर क्या किया जाए, अलग अलग लोगों को सूचना या अलग अलग सूचनाओं को भेजा जाए, तो उसको हम बोलते हैं क्या, TDMA। इसका भी एक फ़ायदा नुकसान देख लेते हैं। फ़ायदा ये है कि इसमें क्रॉस कनेक्शन उतना नहीं होता है, इसमें क्रॉस कनेक्शन नहीं होता है। तो हम बोल देंगे कि यहाँ पे जो कोलाइजन होता है या संघट होता है, कोलाइजन संचार का कम होगा, संघट कम होगा, मतलब क्रॉस कनेक्शन की प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। और नुकसान में क्या है कि ये जटिल है, नुकसान में क्या है कि इसका संरचना जटिल है और इसके उपकरण भी अपेक्षाकृत थोड़े महंगे होंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 पढ़ लिया, एक तो FDMA, एक TDMA, ज़्यादा प्रयोग इसका ही करेंगे हम। लेकिन एक चीज़ का प्रयोग और हमको करना है, उसको भी समझ लेते हैं, और वो क्या है, CDMA। इसको अभी मैंने आगे पहले आपको उस चार्ट में बताया भी था, CDMA। अब सोचा गया कि भाई एक बार आवृत्ति को बांट रहे हैं, एक बार समय को बांट रहे हैं, क्या कोई ऐसा तरीका है कि न तो हम आवृत्ति को बांटें और न ही समय को बांटें। थोड़ा एक बार और समझिए बात को कि इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें आवृत्ति बट रही है, समय पूरा पूरा प्रयोग किया जा रहा है। देखिए इसमें समय बट रहा है, आवृत्ति पूरा पूरा प्रयोग की जा रही है। तो लोगों ने, विद्वानों ने सोचा कि कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि पूरा समय का भी प्रयोग करें और पूरा आवृत्ति का भी प्रयोग सभी लोग करें। जितने भी मैसेज सिग्नल जाएंगे उसमें, जितने भी यंत्र हैं, अपैरेटस हैं, चीज़ों को ले जा रहे हैं, उन सबको क्या, सभी क्या करें, पूरे आवृत्ति का प्रयोग करें और सभी पूरे समय का भी प्रयोग करें। तो ऐसा काम हो पाया किससे, CDMA से। इसको हम बोलते हैं कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और आपको इंग्लिश से ही दिमाग में रखना है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब इसके डायग्राम और इसका गणितीय कैलकुलेशन भी करके मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना समझना है कि CDMA में क्या होता है, न तो फ्रीक्वेंसी को बांटा जाएगा और न ही टाइम को बांटा जाएगा। न तो फ्रीक्वेंसी को बांटेंगे और न ही टाइम को बांटेंगे, बल्कि क्या करेंगे कि जैसे देखिए यहाँ पे ये था ना, ये है समय और ये क्या है हमारा, आवृत्ति। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि जितने भी यहाँ से ये संकेत भेज रहे हैं, हम जितने भी संकेत जाएंगे, मैं कार दिखा रहा हूँ हाईवे के जैसा, आप उसको मान लीजिए कि संकेत है, तो ये संकेत जितने भी जा रहे हैं, ये क्या करें, पूरा इतना, ये पूरा का पूरा जो फ्रीक्वेंसी है, पूरे फ्रीक्वेंसी को भी प्रयोग करेंगे और पूरे समय का भी प्रयोग करेंगे, कुछ भी बटेगा नहीं। तो ऐसा कैसे होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हर एक सूचना को एक विशेष कोड दे देते हैं, एक विशेष कोडिंग कर देते हैं, और कोडिंग करने के बाद उनकी आवृत्ति अलग अलग कर देते हैं, जिसके कारण वो इसमें जाते समय भी ऐसे कोड लिए हुए हैं कि वो आपस में क्या होंगे, कोलाइजन उनका होगा नहीं, उस कोड के माध्यम से वो आगे बढ़ेंगे। तो इसको सबसे बेहतर तकनीक माना जाता है। इसमें सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन आज विश्व में देखेंगे तो अधिकतम GSM का प्रयोग किया जाता है, और GSM क्या है आगे हम देखेंगे। तो अभी आप समझ गए होंगे कि CDMA में क्या होता है, न तो आवृत्ति को बांटा जाता है और न ही टाइम को बांटा जाता है, बल्कि हर एक सूचना या हर एक जो यंत्र हैं वो क्या करते हैं, तो पूरे आवृत्ति का भी प्रयोग करते हैं और पूरे समय का भी प्रयोग करते हैं। और ऐसा करने हेतु हम क्या करते हैं, तो हर एक सूचना को कुछ विशेष कोड में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, उसको कोडिफाई कर देते हैं। अब अगर इंजीनियरिंग किए होंगे
तो इसके लिए आपको पूरा फॉर्मूला बताया जाता है कि कोडिंग करने के लिए एक विशेष तरीका बताया गया है कि कोडिंग करेंगे तो कैसे करेंगे। फिर कोडिंग करने के बाद एक विशेष गणितीय रूप भी बनता है कि भाई कोडिंग में C1 C2 जो है उनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक कोड का अपने में ही गुणा करेंगे तो क्या आएगा। तो ये सब एक अलग लेवल की कहानी है, वो अपने काम का है नहीं। जनरल बात आपके दिमाग में आ गई है कि कहीं TDMA में बोलूँगा समझ लीजिए कि टाइम बांट कर हो रहा है, अगर मैं कहीं FDMA बोलूँगा समझ लीजिएगा कि फ्रीक्वेंसी को बांट के हो रहा है, और CDMA बोलूँगा तो समझ लीजिए न तो समय बांट रहे हैं और न ही फ्रीक्वेंसी बांट रहे हैं, बल्कि जितनी भी सूचनाएं उस ब्रॉडबैंड उस बैंडविड्थ से जाएंगी वो पूरे बैंडविड्थ का भी प्रयोग करेंगी, पूरे फ्रीक्वेंसी का भी प्रयोग करेंगी और पूरे समय का भी प्रयोग करेंगी। तो ये 3 प्रकार के मल्टीपल एक्सेस हो गए। इसको ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिएगा, इसको और डिटेल पढ़ सकते हैं, कोई मतलब है नहीं, और अगर आप ध्यान से मेरी बात सुने होंगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा आप देखिए, अब थोड़ा सा लिख लीजिए मल्टीपल एक्सेस को। जैसे मान लीजिए अभी कोई आपसे बोलेगा कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, ये बताओ आप ये तो देखे हो ना कि जो घर पे हम लोग टीवी का प्रयोग करते हैं उस टीवी में केबल लगवा लेते हैं हम लोग, तो एक ही केबल से आप देखते हैं कि उसी केबल से स्टार प्लस भी आता है, उसी केबल से आपको सोनी टीवी भी मिलती है देखने के लिए, उसी से सब टीवी भी मिलता है, उसी से अलग अलग इस मतलब बस केवल आप चैनल बदलो और आपको अलग अलग जो स्टेशन है वो खुलने लगते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो वो केबल है उस केबल में मल्टीप्लेक्सिंग करके सबको भेजा गया है, अलग अलग आवृत्ति की तरंगों को उसमें भेजा गया है। और जैसे ही हम अपने टीवी का एक फ्रीक्वेंसी दबाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई एक विशेष फ्रीक्वेंसी दबाया तो उस फ्रीक्वेंसी पे स्टार प्लस का फ्रीक्वेंसी होता है तो वो चलने लगेगा, किसी और फ्रीक्वेंसी को दबाया तो उस फ्रीक्वेंसी पे अगर सब टीवी का अगर फ्रीक्वेंसी है तो वो चलने लगेगी। जैसे ही हम अपने उपकरण का फ्रीक्वेंसी जो मल्टीप्लेक्सिंग करके डेटा आ रहे हैं उनके फ्रीक्वेंसी से ट्यून कर देंगे, मिला देंगे, तो उसका सिग्नल पकड़ने लगेगा। तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल एक्सिंग या मल्टीपल एक्सेस। चाहे अगर लिखना हो तो आप इसको लिख लीजिए कि मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसी विधि है जिसमें बैंडविड्थ को एक विशेष प्रकार से बांटकर अलग अलग सूचनाओं को एक साथ भेजा जाता है। मल्टीप्लेक्सिंग के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, एक क्या बोलेंगे FDMA, दूसरा TDMA और तीसरा CDMA। हमारे लिए ये 3 काफ़ी है, और आप इन तीनों का भी लिख सकते हैं कि FDMA क्या है, आराम से अपने हिसाब से परिभाषा लिख सकते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग का ऐसा तरीका या ऐसा मल्टीप्लेक्सिंग जिसमें आवृत्ति को बांटकर विभिन्न सूचनाओं या विभिन्न जो प्रेषक यंत्र हैं उनको पहुंच प्रदान किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं FDMA। ऐसे ही समय का बोल लीजिएगा, ऐसे ही कोड का बोल लीजिएगा। अब जो मल्टीप्लेक्सिंग करके मान लीजिए वो केबल में मल्टीप्लेक्सिंग करके आ रहा है, तो हम उसको जब एक केवल चैनल देखते हैं तो उसको बोलते हैं कि डीमल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो पूरा तार में तो सब कुछ आ रहे हैं, हमने उसमें से केवल क्या किया, सब टीवी लगा लिया, तो हमने क्या कर दिया, उसको डीमल्टीप्लेक्स कर दिया। आप FM रेडियो सुनेंगे तो FM रेडियो में जैसे ही आप 98.3 करेंगे तो रेडियो मिर्ची पकड़ लेगा। मतलब जो एयर है, एयर में जो चैनल में जो सिग्नल भेजे गए हैं वो सिग्नल कैसे भेजे गए हैं, मल्टीप्लेक्सिंग करके भेजे गए हैं। उसमें 88 में आपको बताया था ना कि 88 से 108 के बीच में होता है, तो उसी बैंडविड्थ में भेजा गया है। अब उनको भेजने के लिए क्या, इन 3 तरीकों में से कोई एक तरीका प्रयोग में लाया जाएगा। जैसे ही हम अपने उपकरण को ट्यून करेंगे किसी एक स्पेशल आवृत्ति से तो वो चलने लगेगा, उसको पकड़ लेगा, उसकी जो भी सूचनाएं उसमें आ रही हैं उसको हम एक्सेस करने लगेंगे। तो ठीक है, इस लेक्चर में मैं आपको यहाँ पर ही रोक रहा हूँ, जिससे मैं आपको बेसिक इसका परिचय मिल गया। अब अगले लेक्चर में जब हम आएंगे तो उसमें जो भी मैंने चार्ट बनाया था उस पूरे चार्ट को कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हो भी जाएगा वो, अगर इन बातों को आप ध्यान से पढ़ लिए हैं और पिछले लेक्चर को आसानी से जितने भी और पीछे लेक्चर हैं उनको समझे हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगला लेक्चर जल्दी ही आपको मिलेगा। अपना ध्यान रखिए।
धन्यवाद।